हजारों साल पहले जब वाइकिंग्स निकले 7 समुंदर पार, उनको मिला बर्फ़ से ढका हुआ एक आइलैंड जो मौजूद है मैप के ऊपरी हिस्से में, और उसको आज हम लोग कहते हैं ग्रीनलैंड। उस जमाने में एरिक द रेड नाम के आदमी के ऊपर कई सारे मर्डर्स के आरोप थे, जिसके वजह से उसको निकाल दिया गया आइसलैंड से। तभी उसके सफर के दौरान गलती से वो एक अनजान आइलैंड में पहुंच जाता है। उसने देखा इस आइलैंड पे घर बसाया जा सकता है क्योंकि इसके किनारे का मिट्टी, पेड़ पौधा इंसानों को जिंदा रखने के लिए काफी है, मगर आइलैंड के बीच में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तभी उसने आइलैंड का नाम रखा ग्रीनलैंड, बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद क्या, वो लौटा आइसलैंड, वहां के लोगों को उस आइलैंड के बारे में बताया। फिर 25 शिप्स लेके तय किया ग्रीनलैंड तक का सफर, जहाँ को 14 शिप्स पहुंच पाए, और तब से बसा ग्रीनलैंड। वो लोग फिश हंटिंग और सील्स पकड़कर यूरोप को बेचते थे, जिसके बदले में यूरोप से खाना और कपड़ा आता था। सब ठीक था, मगर इतनी खुशी उन लोगों के नसीब नहीं हुई। शुरू हुआ लिटिल आइस एज 14th और 15th सेंचुरी में, और यूरोप से कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो गया। फिर इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का दूसरा पड़ाव। टाइम था क्रिस्टोफर कोलंबस का। लोग नए नए आइलैंड के खोज में निकल रहे थे बिजनेस करने। इतिहास का पहिया घूमने लगा। कॉलोनियलिज्म आखिरी स्टेज पे था। कई सदियों से कॉलोनियल पावर्स ग्रीनलैंड पर हक जमाते हुए आए हैं, स्कैंडिनेविया, ब्रिटिश, पोर्तुगीज। मगर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में 1900s के दौरान। बेसिकली नॉर्वे ने कहा वो लोग पहले 1700s के दौरान ग्रीनलैंड में आए थे, इस हिसाब से पूरे ग्रीनलैंड पर उनका हक है। दूसरी तरह से डेनमार्क आर्ग्यू किया कि 1814 का ट्रीटी ऑफ कील में खाली नॉर्वे को स्वीडन के हवाले किया गया था, जिसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन कोई भी एक सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा। जो जगह बर्फ से ढका हुआ है, जहां इंसानों का जिंदा रहना कुछ हद तक नामुमकिन है, उस जगह को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों? असल में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एविएशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, उन लोगों को एक बात समझ आया कि ग्रीनलैंड पर एक मिलिट्री बेस रहना स्ट्रेटेजिकली इंटेलिजेंट डिसीजन रहेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड एग्जैक्टली 2 सुपर पावर्स के बीच एग्जिस्ट करता है। जर्मनी को इंपॉर्टेंस समझ आते ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ग्रीनलैंड कब्जा कर लेता है। वो लोग उस इलाके में अपना एयरबेस बनाता है और उसका नाम रखता है ब्लू वेस्टेट, जो वेदर स्टेशन और एयरशिप्स को सर्व करने के लिए बनाया गया था। जर्मनी की इन्वेजन के बाद ग्रीनलैंड का कनेक्शन बना रहा यूएसए से। डेनमार्क को लगा यूएस से हाथ मिलाना बेहतर रहेगा, क्योंकि दुश्मन ग्रीनलैंड कब्जा कर चुका था। इसके बाद 27 अप्रैल 1951 के डील के बाद डेनमार्क मिलिट्री एक्टिविटी अलाउ किया यूएसए को। फाइनली डेनमार्क को ग्रीनलैंड का कंट्रोल मिला 1953 में। यूएसए को पता था अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो वो सीधा आर्टिक रीजन के ऊपर से फायर होकर यूएस तक पहुंचेगा, इसलिए वो लोग ग्रीनलैंड में फुल एयरबेस बनाए और सेटअप किया 3 BMEWS, जिसका मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो न्यूक्लियर अटैक को पहले से ही डिटेक्ट कर पाएगा। किसको पता था वर्ल्ड वॉर 2 के सुपर पावर्स चेंज होने के बाद ग्रीनलैंड इतना जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाएगा। 1937 से रशिया ने बड़े आइस चंक्स के ऊपर रिसर्च स्टेशंस बनाए, जबकि अमेरिका इस मैटर को पूरा ही इग्नोर कर दिया 1982 तक। उसके बाद यूएस 40,000 रिसर्चर्स लेके ग्रीनलैंड पहुंचा। 1950 में सुपर पावर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि वो लोग एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट करना बंद कर दें। हालांकि सभी कंट्रीज को ग्रीनलैंड पे न्यूक्लियर पोटेंशियल दिख रहा था। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूएसए ने 120 सेस्मोलॉजी स्टेशंस बनाए 1957 से 58 के बीच में, जो प्रोजेक्ट वेला के अंदर बनाया गया था। सोचिए, अगर ग्रीनलैंड का बर्फ पिघल जाता है तो बहुत सारे नए मिनरल्स हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉर्दर्न ट्रेड रूट ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड और भी फास्ट मूव करेगा, जिसमें रशिया का सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ से अगर ग्लोबल वार्मिंग कम हुआ तो ग्रीनलैंड का बर्फ जम जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कोस्टल कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, थाईलैंड एटसेट्रा फ्लडेड होने से बच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।